हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। बुक हमारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। चैप्टर नंबर सेकंड है उपभोक्ता संतुलन। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो हमारा क्लास 11 ESP नाम से है। यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर ID है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं हमारा इसका क्या है। तो टॉपिक है उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं? वह व्यक्ति जो वस्तु और सेवाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। यानी कोई भी एक व्यक्ति है जो वस्तु या सेवा का अपनी आवश्यकता के लिए यूज कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होता है क्योंकि ये क्या करता है भाई, लेन देन करता है, पैसे का लेन देन करता है, कोई भी सामान खरीदता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक एजेंट कहा जाता है। तो व्यक्ति जो है या उपभोक्ता जो है वो आर्थिक एजेंट होता है। वह वस्तु और सेवाओं का अंतिम उपभोग करता है, तो अंतिम उपभोक्ता भी यही होता है। यानी मार्केट में जो भी सामान आते हैं या जो भी सेवाएं आती हैं, उसका अंतिम जो उपयोग करता होता है वो एक उपभोक्ता ही होता है। उपभोग का उद्देश्य होता है स्वयं की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति। ठीक है, तो एक उपभोक्ता क्या करता है भाई, किसी भी चीज को उपभोग क्यों करता है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई उसके प्रति आवश्यकता होती है या इच्छा होती है। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करता है भाई, हर एक उस वस्तु का उपभोग करता है जो मार्केट में आती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, जब आप सब्जी, कपड़े या मोबाइल रिचार्ज खरीदते हैं, ठीक है, तो आप एक उपभोक्ता हैं क्योंकि आप इनका उपयोग अपने लिए कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति अपने लिए, चाहे वो सामान खरीद रहा हो, चाहे वो सेवा ले रहा हो, ठीक है, उनका उपयोग कर रहा है, तो वो क्या है, उपभोक्ता है। उपयोगिता की संकल्पना समझते हैं क्या होती है। तो आप अगर उपभोक्ता हैं, कोई भी सामान लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो उपयोगिता आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु में मानव आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। यानी कोई भी अगर आप वस्तु या सेवा लेकर आ रहे हैं बाजार से, तो वो आपके लिए कितनी संतुष्टि वाली है, वो उसकी क्या होती है, उपयोगिता होती है। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु की इच्छा को संतुष्ट करने की शक्ति है। यानी कोई भी अगर आप सामान लेकर आए हैं तो उससे आपकी इच्छा की कितनी संतुष्टि हुई है, वो उस वस्तु की उपयोगिता है। कोई वस्तु हमें जितना संतुष्टि देती है, उतनी अधिक उसकी उपयोगिता मानी जाती है। यानी कोई भी वस्तु जो आप बाजार से लेकर आए हैं, वो जितनी ज्यादा आपको संतुष्टि दे रही है, उसकी उपयोगिता आपके लिए उतनी ज्यादा है। तो इसे यूटिल्स में माप दिया जाता है। ठीक है, तो इसे यूटिल्स में मापा जाता है। यानी आपको कोई चीज कितनी पसंद आई, कितनी आपने उसको यूज किया, आपके लिए उसकी उपयोगिता क्या है, तो उसको आप क्या करते हैं भाई, यूटिल्स में माप सकते हैं। यूटिल्स एक काल्पनिक इकाई है, ठीक है, जिसका उपयोग हम किसी वस्तु से प्राप्त संतुष्टि को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई वस्तु आप लेकर आए हैं या कोई आप सेवा ले रहे हैं, आपको वो कितना ज्यादा संतुष्ट कर रही है, उसको आप कैसे नापेंगे? तो इसके लिए एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक इकाई बना दी गई है यूटिल, उसमें मापा जाता है। जैसे एक सेब खाने से 10 यूटिल की संतुष्टि मिल सकती है। यानी अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं तो आप कितना संतुष्ट हैं, या कोई भी अगर आप सेवा ले रहे हैं तो आप कितने संतुष्ट हैं, आप ये कैसे बताएंगे? अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे भाई, उसे एक नंबर दे सकते हैं कि भाई 10 में से मुझे कोई चीज कितनी पसंद है, 9 पसंद है, 8 पसंद है, 7 पसंद है या 6 पसंद है। तो इससे क्या होगा, एक अंदाजा लगता है कि एक वस्तु की या एक सेवा की कितनी उसे पसंद आ रही है एक व्यक्ति को। तो उसे क्या कह दिया गया भाई, यूटिल्स कह दिया गया। कि हर एक चीज को हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु या सेवा को अगर हमें बताना है कि वो हमें कितनी पसंद है, तो हम उसे यूटिल्स में काउंट कर सकते हैं या नाप सकते हैं। उपयोगिता को मापने की विधि, क्या यूटिल्स में ही उपयोगिता को मापा जा सकता है? नहीं, उपयोगिता को दो तरह से मापा जा सकता है। पहला जो हमने देखा वो होता है गणनावाचक उपयोगिता। ठीक है, यानी इसमें उपयोगिता को संख्या में मापा जाता है। जैसे अगर एक चीज आपको बहुत संतुष्टि देती है तो आप उसे 10 अंक देंगे, अगर कम संतुष्टि देती है तो आप 5 अंक देंगे। इसे सटीक माप कहा जाता है। यानी अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसे नंबर दे देंगे 10 में से कि भाई आपको कोई चीज कितनी पसंद आ रही है। आपको जितनी ज्यादा पसंद आएगी आप उसको उतने अच्छे नंबर देंगे, जितनी कम पसंद आएगी उसे उतने कम नंबर देंगे। ठीक है, जैसे आप अगर एग्जाम में बैठते हैं तो आपको टीचर 10 में से नंबर देता है ना, तो वो 10 में से नंबर क्यों? आपके क्वेश्चन कितना अच्छा है, टीचर को कितना पसंद आया, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, टीचर आपको एक नंबर देता है। ठीक है, सेम ऐसे ही यूटिल्स में माप लिया जाता है कि कोई वस्तु कितनी उपयोगी है।
इसे अर्थशास्त्री मार्शल ने बनाया था। तो मार्शल जी ने इस जो गणनावाचक उपयोगिता को बताया था कि भाई इस तरह से हम किसी भी चीज को माप सकते हैं कि वो हमें कितनी पसंद है, कितनी उपयोगी है। तो हमने देख लिया उदाहरण, 10 अंक ज्यादा संतुष्टि देते हैं, 5 अंक कम संतुष्टि देते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं भाई, किसी वस्तु की उपयोगिता नाप लेते हैं कि कोई चीज हमें कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, उसे उतना ज्यादा पॉइंट दे देंगे, जो हमें जितना कम सेटिस्फेक्शन दे रही है उसे कम पॉइंट देंगे। तो इससे हमें ये पता लग जाता है भाई कोई वस्तु कितनी उपयोगी है। दूसरी आती है आपकी क्रमवाचक उपयोगिता। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, संख्या में व्यक्त कर दिया जाता है। ये क्रमवाचक है तो नाम से ही पता लगता है भाई इसमें क्या होता है, इसमें उपयोगिता को क्रम में बताया जाता है, संख्या में नहीं। यह कहता है कि कौन सी चीज आपको ज्यादा पसंद है, लेकिन यह नहीं बताता कि कितनी ज्यादा। तो ये जो क्रमवाचक उपयोगिता है, इसमें हम ये समझते हैं कि कोई चीज आपको कितनी पसंद है, कितनी कम पसंद है, इसको रैंक दे दी जाती है। ठीक है ना, क्रम में बताया जाता है। तो इसे अर्थशास्त्री जो हिग्स थे उन्होंने समझाया था। तो अर्थशास्त्री हिग्स द्वारा इसे बताया गया है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है, बस पसंद का क्रम बताया गया है, इसमें अंक नहीं दिया गया। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई एक चीज पसंद है, आपको कितनी पसंद है, आप उसे ए रैंक दे देंगे या बी रैंक दे देंगे। कॉफी ज्यादा पसंद है तो आपने ए बता दिया, चाय कम पसंद है तो उसको आपने बी बता दिया, कोल्ड ड्रिंक आ गई तो आपने उसको सी बता दिया। तो इस तरह से क्या करते हैं, आप पसंद में रैंक द्वारा बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई वस्तु आपके लिए कितनी उपयोगी है तो दो तरह से नाप सकते हैं। एक जो होता है वो गणनावाचक, यानी आप नंबर दे दें, या जिसे मार्शल ने बताया था। दूसरा जो होता है वो होता है क्रमवाचक। इसे आप क्या करें, उस वस्तु की उपयोगिता को क्रम में बता दे जिसे किसने बताया, हिग्स ने। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उपयोगिता हमेशा एक जैसी नहीं होती, उपयोगिता में बदलाव होता है। एक चीज और याद रखनी भाई, कोई भी जो वस्तु है या कोई भी सेवा है उसमें बदलाव होते हैं, वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो देखिए व्यक्ति से व्यक्ति में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जिसे एक व्यक्ति पसंद करता है जरूरी नहीं दूसरे को भी उतनी ही पसंद हो। यानी कोई भी जो सेवा है या कोई भी जो वस्तु है, जैसा एक व्यक्ति को पसंद है जरूरी नहीं भाई उसकी दूसरे की पसंद वैसी ही हो। ठीक है, मान लीजिए किसी एक बंदे को पिज्जा पसंद है, दूसरे को बर्गर पसंद है। ठीक है, तो कैसे बताओगे भाई कि उसकी उपयोगिता कितनी किसके लिए है। तो ये भी एक समस्या है। स्थान से स्थान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक ही वस्तु गांव में बहुत उपयोगी हो सकती है पर शहर में नहीं। साथ ही आप देख सकते हैं भाई स्थान से स्थान में भी उपयोगिता में परिवर्तन आता है। एक वस्तु जो गांव में ज्यादा अच्छी पसंद की जाएगी, उपयोगी होगी, लेकिन शहर में नहीं। जैसे ट्रैक्टर है, वो किसान उसका यूज करता है तो गांव के लिए ज्यादा बेहतर है, तो शहरों के लिए थोड़ा ना है वो। समय से समय, गर्मी में आइसक्रीम उपयोगी है पर सर्दी में नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही भाई समय के आधार पर भी कई चीज उपयोगी होती हैं। तो गर्मी में तो भाई आइसक्रीम अधिक उपयोगी होगी, उसकी उपयोगिता ज्यादा होगी, लेकिन सर्दी में थोड़ा ना होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो उपयोगिता होती है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, वो व्यक्ति से व्यक्ति, स्थान से स्थान या समय से समय अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए कुल उपयोगिता अब समझेंगे। जब हम किसी भी एक वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं भाई एक वस्तु का इस्तेमाल हम एक ही बार करते हैं, एक ही वस्तु को हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो उस वस्तु की उपयोगिता पर उसका फर्क पड़ता है। यानी वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। तो कोई भी वस्तु हम जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमें कितनी संतुष्टि मिली, तो वो क्या होती है, उसकी कुल उपयोगिता होती है। यानी एक वस्तु को अगर हम बार बार यूज कर रहे हैं तो उसे हमें कितनी लास्ट में संतुष्टि मिली, तो उसकी कुल उपयोगिता होती है। जैसे मान लीजिए आपको संतरे पसंद है, तो आप अगर एक इकाई यूज करेंगे तो आपको, अगर हम उसे यूटिल्स में नापते हैं तो आपको क्या होगा भाई, 10 संतुष्टि मिलेगी। ठीक है ना, आपने 10 नंबर दिए पहली बारी में। दूसरी बारी में आपने जब इस्तेमाल किया, दूसरी इकाई यूज करी, तो अब आपने उसे 8 दिए, तो यानी दोनों मिलाए कितने हो गए, 18। तीसरी बार जब उस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है वो थोड़ा और कम लगेगी उसकी उपयोगिता, तो आप उसको 23 देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो उपयोगिता होती है वो धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जितना आप यूज कर रहे हैं तो उसके आधार पर उसकी जो टोटल यूटिलिटी है, यानी जो कुल उपयोगिता है, उसको काउंट किया जाता है। यानी हर प्रत्येक इकाई पे आप जितना यूटिलिटी आपको मिलती जाती है तो आप क्या करते हैं, उसको प्लस करते जाते हैं। ठीक है, जैसे एक में आपको 10 थी तो दो में आपकी 18 हुई। ठीक है, तो 20 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर अतिरिक्त इकाई यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ी चीजें जो होती हैं वो आपको उतनी पसंद नहीं आती जितनी पहली बार में पसंद आती है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी जब कोई भी व्यक्ति एक अतिरिक्त इकाई इस्तेमाल करता है तो जो पहले उसने यूज किया था, जो दूसरी बार उसने यूज किया, उसमें जो परिवर्तन आया, ठीक है ना, जो उपयोगिता में वृद्धि हुई या जो परिवर्तन आया, उसे क्या कहा जाता है, मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, तो जैसे इसमें हम देख सकते हैं मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी। देखिए पहली जो यूनिट थी हमें जो था उपयोगिता जो कितनी थी, 10 यूटिल्स की थी। दूसरी में जब हमने यूज किया, दूसरी इकाई यूज की तो 18 मिली। ठीक है, तो हम देख सकते हैं भाई पहले में किया गया तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, यानी जो सीमांत उपयोगिता थी, वो कितनी थी, 10 थी। वही जब हम दूसरी इकाई यूज करते हैं तो सीमांत उपयोगिता 18 हो जाती है, यानी हम देख रहे हैं कम हो रही है। ठीक है, तो यानी क्या कहना का मतलब है
कि जब हम किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता में क्या होता है, परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो उसकी टोटल यूटिलिटी में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और जो प्रत्येक इकाई में परिवर्तन आता है उसे ही क्या कहा जाता है, मार्जिन यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कैसे निकाला जाता है, तो जो आपका बाद का था, जो यूटिलिटी थी, उसको पहले वाले से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें कि मान लीजिए कि भाई पहले से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में, और यूटिलिटी में परिवर्तन हमने देखा भाई, पहले में 10 थी और दूसरे में 8 हो गई, 18 हो गई, यानी 20 होनी चाहिए थी ना। अगर देखा जाए, अगर पहली बार 10 आई तो टोटल यूटिलिटी 10 थी, दूसरी बार से 20 होनी चाहिए, लेकिन नहीं ऐसा हुआ, उसमें कमी आई है, ठीक है ना। तो वो कमी कितनी आई है देखते हैं। तो 10 में से 18, यानी पहले में अगर उसको कितनी मिली थी, 10 मिली, दूसरे में 18, तो क्या होगा देखेंगे तो 8, ठीक है। तो ये डिफरेंस आई, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है, तो एमयू हमारा एन कैसे निकला जाएगा, कि जो हमारी दूसरी थी और जो पहली, यानी प्रत्येक इकाई में जो चेंज आया है, ठीक है ना। जब हमने प्रत्येक इकाई में वृद्धि करी है तो उसमें हमारी जो यूटिलिटी में जो परिवर्तन आया है वो क्या कहलाता है, मार्जिन यूटिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, मार्जिन यूटिलिटी निकालते हैं, ठीक है। इसमें जो कमी आई है, ठीक है, 8 की, फिर इसमें देखते हैं जो परिवर्तन आया 5 का, इसमें परिवर्तन आया 2 का, इसमें परिवर्तन आया 1 का, इसमें परिवर्तन आया 0 का, ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ पर आप देखते हैं -3, तो इस तरह से, ठीक है ना, ये बदलती रहती है। तो इनमें, इनके बीच में डिफरेंस कितना था, 10 का, ठीक है, फिर 8 का, फिर 5 का, फिर 3 का, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, ये बदलती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है हमारी, कि जब हम प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का यूज करते हैं तो जितना हमने यूज किया, जितना यूटिल हमें मिला उसको प्लस कर देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी होती है। और पहले से और दूसरी इकाई में जो परिवर्तन आया वो क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी होती है, ठीक है। इसको एक तरह से और नाप सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जितना, यानी जितना यूटिलिटी में चेंज आया, यानी इसमें जितना चेंज आया और इसमें जितना चेंज आया उसको डिवाइड कर देंगे तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, एमयू निकाल सकते हैं, मार्जिन यूटिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे हमने इसकी उपाय इसका अगर हमने क्या किया, चेंज कितना आया था, यानी अगर हम चेंज करते हैं कि इसको चेंज इन, अगर हम टोटल यूटिलिटी करते हैं तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना आएगा आपका, अगर देखें तो 18 में से माइनस करेंगे 10, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी में चेंज कितना आया, 8, ठीक है। तो ये टोटल यूटिलिटी में चेंज था। ऐसे आपको क्या करना भाई, यूनिट में, ठीक है ना, चेंज इन क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी में परिवर्तन अगर देखेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी वही हो जाएगी आपकी, तो 1 से 2, यानी 2 में से माइनस किया 1, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आया आपका, 1 आया, ठीक है। तो डिवाइड कर दें, ये हो गया ना। तो ये हमारा था 8 और ये था हमारा 1, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं निकालने के, आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में संबंध क्या होता है। तो हमने दो चीज देखी भाई, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। एक जो था हमारा क्या था, वो सीमांत उपयोगिता, और दूसरी जो थी हमारी कुल उपयोगिता। तो इनमें डिफरेंस आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देख लीजिए, ठीक है ना, सेम डेटा है हमारा और उसी डेटा पे हमने क्या बनाया गया है, ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब इसमें समझना है कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो देखिए, पहला, जब एमयू धनात्मक, यानी जो हमारा मार्जिन यूटिलिटी है वो धनात्मक होगी तो शून्य से ऊपर होती है, ठीक है। तो शून्य से ऊपर है हमारी ये, इस स्थिति में कुल उपयोगिता यानी टीयू बढ़ती है। तो हम देख रहे हैं कि भाई हमारी जो मार्जिन यूटिलिटी है वो धनात्मक में है, ठीक है। ये देखिए मार्जिन यूटिलिटी जो हम देख रहे हैं ये हमारी धनात्मक में है, धनात्मक में है मार्जिन यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब मार्जिन यूटिलिटी हमारी धनात्मक होती है तो टीयू हमारा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, ठीक है। तो टीयू हमारा क्या है, बढ़ता है। देखिए 10, 18, 23, 25, 26, ठीक है ना, फिर ये 26, यहाँ तक क्या है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा, जब MU शून्य होती है कुल उपयोगिता TU अपने अधिकतम बिंदु पर होती है। अब याद रखना है, जब MU शून्य हो जाएगा हमारा, तो MU आपको देख रहे हैं, ये रहा MU, MU कहाँ पे शून्य है, यहाँ पर, ठीक है ना। ये स्टेज जो होती है शून्य की होती है। तो इस समय देख रहे हैं आप, जो हमारा TU होता है वो अधिकतम होता है। तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा TU 26 है, सबसे अधिकतम है। तो ये जो है ये वाला, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा TU अधिकतम है, ठीक है। और MU क्या है हमारा, शून्य। ये देखिए MU हमारा यहाँ पर शून्य है, ठीक है, और TU हमारा जो है यहाँ पर अधिकतम है, ठीक है। दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन, जब MU ऋणात्मक शून्य से कम होती है इस स्थिति में कुल उपयोगिता घटती है। अब देखिए MU हमारा ऋणात्मक में, ये देख रहे हैं MU हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पर स्टेज में माइनस में आ गया है, ठीक है। और जब MU हमारा माइनस में आता है तो इस स्थिति में TU जो हमारा है वो घटना शुरू होगा। ये देखिए यहाँ पर MU हमारा माइनस में आया और TU यहाँ पर आप देख रहे हैं ये घटना शुरू हो गया, ठीक है, ये घट रहा है। तो ये तीन मेजर जो है इनके बीच में संबंध होता है, ठीक है। तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, पेपर में कई बार ये आता भी है।
हरासमेंट सीमांत उपयोगिता का नियम। अब बात आती है, हमने ये देखा कि भाई जब हम एक अतिरिक्त इकाई का यूज कर रहे थे तो उसमें हमें कुछ कमी दिखाई दे रही थी। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण होता है जो हमारा हरासमेंट सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, ये नियम क्या कहता है? सीमांत उपयोगिता में ह्रास का नियम कहता है कि जब हम किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपयोग करते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि यानी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती है? कम होती जाती है। यानी जब हम किसी एक वस्तु को पहली बार इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें अच्छी लगती है, दूसरी बार करते हैं तो उसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप चॉकलेट बहुत शौकीन है, आप ठीक है ना, आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, आप चॉकलेट खाने के बहुत शौकीन है। ठीक है, तो एक व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है लीजिए भाई चॉकलेट खाइए, तो आप कहेंगे वाह मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट लगा, आपने उसे 30 यूटिल्स दे दिया। ठीक है ना, उसको 30 दे दिया, भाई पसंद आई, तो मेरे लिए इसकी जो यूटिलिटी है वो कितनी है? 30 है। फिर उसने कहा चलिए इसी बात पे दूसरी भी खाइए, तो आपको वो भी पसंद आई, चलो भाई दूसरी भी खाने को मिल गई, मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अब क्या होगा? उतना मजा नहीं आएगा खाने का जितना पहली बार खाया, तो दूसरी बार थोड़ी कम होगी, क्योंकि आपको खा चुके होंगे तो आपको उसका स्वाद समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा कम अच्छा लगेगा। फिर तीसरी भी आपको खाने के लिए कही जाएगी तो आपको फिर भी आप खा लेंगे, चलो आपको पसंद है तो आप खा लेंगे, लेकिन उसमें भी क्या होगी? आपकी मार्जिनलिटी कम होगी। फिर चौथी दी जाएगी तो आप सोचेंगे चलो यार दे रहा है तो खा ही लेता हूँ। ठीक है, इस समय क्या होगा? अभी आपका मन भर जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? चलिए मन मार के खा ही लेता हूँ, अगर कोई बंदा दे रहा है तो उसकी इच्छा के लिए आपने खा लिया। फिर आपको वो दोबारा पांचवी चॉकलेट दे देता है, तो अब क्या होगा भाई? तो एक स्थिति होती है खाने की ना, अगर आपने खाई भी तो आपको मजा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप क्या करेंगे भाई? जबरदस्ती खा रहे होंगे उस टाइम। ठीक है, तीसरी बार, फिर अगली बार अगर सिक्स टाइम पे क्या होगा? अगर आपको फिर कह दी जाए भाई दोबारा से खा लीजिए, तो इस टाइम क्या होगा? उल्टी जैसा आपका मन हो जाएगा, यानी आपको बिल्कुल ही बेकार लगेगी। ठीक है, यानी उसकी जो आपकी यूटिलिटी है आपको उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, तो वो क्या चली जाएगी? वो माइनस में। यानी जब आपको कोई चीज पसंद नहीं आती फिर भी आप उस चीज को ले रहे हैं, तो वो क्या होती है? वो माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो ये होती है। तो सीमांत हरासमेंट का नियम जो है, जो हमारा हरासमेंट सीमांत उपयोगिता का नियम है, वो यही कहता है कि कभी भी कोई व्यक्ति जब एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करेगा तो हमेशा जो मार्जिन यूटिलिटी होगी वो क्या होगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। यह नियम सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री एच गोशन ने दिया था, इसलिए इसे गोशन का प्रथम उपभोग नियम भी कहा जाता है। तो गोशन ने सिद्धांत दिया था और इसको क्या नाम दिया जाता है? गोशन का प्रथम उपभोग नियम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हरासमेंट जो सीमांत उपयोगिता के नियम की मान्यताएं क्या हैं? तो भाई ये जो नियम है, ठीक है ना, जो हम हरासमेंट सीमांत उपयोगिता का नियम की बात कर रहे हैं, क्या ये हमेशा काम करता है? नहीं, कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जहां पे ये काम नहीं करेगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है, वहां पर ये काम नहीं करेगा। जैसे उपयोगिता की गणनीयता गणनीय माप होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी जो माप होगा उसको नंबर में व्यक्त करना है आपको। ठीक है, कितना आपको पसंद है? 1 पसंद है, 2 पसंद है, 4 पसंद है, 10 पसंद है, तो उसका हमेशा मान जो होगा वो किस में होगा? संख्यात्मक रूप में होगा। ठीक है, संतोष को किस में दिखाना आपको? संख्यात्मक रूप में, तभी ये जो है नियम काम करेगा। दूसरा मौद्रिक मापन, यह भी मान लिया जाता है कि उपयोगिता को पैसे के रूप में मापा जा सकता हो। ठीक है ना, तो आप जो भी वस्तु यूज कर रहे हैं उसको पैसे में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तीसरा उचित मात्रा का उपयोग, यानी नियम तभी लागू होता है जब वस्तु की उचित मात्रा का उपभोग किया जाए, ना बहुत अधिक ना बहुत कम। ठीक है ना, तो उचित मात्रा में इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि भाई एक चॉकलेट दे दी और उसके बाद आप कहेंगे भाई बताइए, तो आपको तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन एक साथ आपको 10 चॉकलेट खिला दी जाए तो आपको बहुत बेकार लगेगा। तो इसलिए मात्रा जो होनी चाहिए वो ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, एक बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है ना, लगातार थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। यह मान लिया जाता है कि उपभोग लगातार होता है बिना किसी लंबे अंतराल के। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि भाई जो उपभोक्ता होगा वो क्या होगा? एक वस्तु का वो तुरंत इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर वो चॉकलेट खा रहा है तो अभी खाएगा, फिर 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, 10 मिनट, यानी लगातार यूज करेगा, तभी तो उसके लिए उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर मान लीजिए आप क्या करेंगे भाई, एक आज खिलाएंगे, एक 5 दिन बाद, फिर 10 दिन बाद, तो इससे क्या होगी? उसकी उपयोगिता जो होगी वो बनी रहेगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि भाई सतत होना चाहिए, यानी लगातार उस व्यक्ति जो है उस वस्तु का इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, तार्किक उपभोक्ता होना चाहिए। उपभोक्ता को तर्कसंगत माना जाता है जो हर वस्तु की उपयोगिता को मापता है। ठीक है ना, तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए भाई कि जो भी वो वस्तु का यूज कर रहा है उसकी उपयोगिता को वो मानता हो, तुलना करता हो और अधिकतम संतोष प्राप्त करने की कोशिश करता हो। तो भाई जो उपभोक्ता हो वो तार्किक होना चाहिए, यानी समझदार होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी पागल को कोई चीज दे दोगे तो आप वो क्या बताएगा भाई कौन सी चीज अच्छी है कौन सी खराब है। तो इसलिए तार्किक होना चाहिए, उसे हर वस्तु और उसके मूल्य का महत्व समझ में आना चाहिए। स्थिर आय और मूल्य, उपभोक्ता की आय और वस्तु के मूल्य को स्थिर माना जाता है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना चाहिए भाई आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आय में परिवर्तन हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा भाई? किसी वस्तु को क्या वो ज्यादा ले पाएगा,
ठीक है ना। तो आय ज्यादा है तो ज्यादा ले पाएगा, तो उसकी उपयोगिता क्या होगी, उसके लिए बदल जाएगी। वहीं अगर क्या होगा, मूल्य जो है कम या ज्यादा हो जाए तो क्या करेगा, अगर मूल्य ज्यादा हो जाएगा तो व्यक्ति क्या करेगा, उसे आसानी से ले लेगा, लेकिन कम होगा तो उसके लिए उसकी उपयोगिता क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो ये चीज भी याद रखनी जरूरी है। ठीक है, तो ये जो हमने देखा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम था, उसके लिए ये जो चीजें होनी है वो जरूरी है, तभी ये नियम जो है वो काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं भाई, अगर आप मार्केट से कोई सामान लेने जा रहे हैं, आपने पैसा खर्च किया है, तो आपको संतुष्टि कब मिलेगी उस सामान से। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। तो उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जब उपभोक्ता को अपनी सीमित आय में, ठीक है, यानी जो उसकी आय है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है और वह अपने वर्तमान खर्च करने के तरीके में कोई बदलाव करना नहीं चाहता है। यानी जो उसकी आय है, उस आय में वो जो भी चीजें ले रहा है उसको उसकी संतुष्टि पूरी मिल जाए, और वो अपने कोई भी जो तरीके में खर्च करने के तरीके में कोई बदलाव करना नहीं चाहता, यानी जो उसके पास संसाधन है उसी संसाधन में और वो सामान लेना चाहता है। उपभोक्ता संतुलन की दो अवस्थाएं होती हैं। तो उपभोक्ता को संतुलन दो अवस्थाओं में मिल सकता है। पहला, जब उपभोक्ता अपनी पूरी आय एक ही वस्तु पर खर्च कर दे, ठीक है, तब उसे संतुष्टि मिल सकती है, तब उसको नाप सकते हैं। और जब उपभोक्ता अपनी आय दो वस्तुओं पर खर्च करता है, तो दो तरह से नापा जा सकता है, एक वस्तु के कॉन्सेप्ट में भी और दो वस्तु के कॉन्सेप्ट में भी उपभोक्ता संतुलन को नापा जा सकता है। तो एक वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, देखिए, जब उपभोक्ता अपनी पूरी आय केवल एक वस्तु पर खर्च करता है, तो वह कितनी इकाइयां खरीदेगा, यह दो बातों पर निर्भर करती है। यानी अगर एक वस्तु पर पूरा पैसा खर्च कर रहा है, तो व्यक्ति ये भी तो देखेगा भाई कि क्या चीज जरूरी है उसके लिए। तो दो बातें होती हैं, पहली उस वस्तु की कीमत, तो भाई उस वस्तु की कीमत का इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, हर अगली इकाई से मिलने वाला सीमांत उपयोगिता। ठीक है, यानी कि एक तो वो देखेगा भाई उसका प्राइस क्या है, और दूसरा कि जब वो अतिरिक्त इकाई उस वस्तु की खरीद रहा है तो उसके लिए कितनी उपयोगी है, क्या उसकी कोई उपयोगिता है या नहीं है। ठीक है, इसको कैसे नाप सकते हैं, तो इसको नापने का तरीका होता है भाई सीमांत उपयोगिता और वस्तु की कीमत अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो एक वस्तु व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो इसको कैसे नापते हैं, तो जो हमारा MUM होता है, यानी जो हमारा मार्जिन यूटिलिटी है, उसका प्राइस, यानी जो वस्तु है उसका वो उसके लिए MUM के लिए उसका जो प्राइस है, और जो प्राइस X, ठीक है ना, जो भी कॉमोडिटी यानी जो उसका MUM है, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी को अगर हम क्या करते हैं, उसके जो प्राइस से उससे डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी है वो उसके बराबर हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उसे संतुष्टि मिली। ठीक है, जैसे MUM हमारा क्या है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मतलब कि वो वस्तु उसके लिए कितनी उपयोगी है, ठीक है, पैसे के लिहाज से। दूसरा MUX आपका है वस्तु X की सीमांत उपयोगिता। ठीक है ना, तो वस्तु जो है वो उसकी क्या उपयोगिता है, और PX वस्तु X का मूल्य क्या है। ठीक है, तो MUX मतलब वस्तु, यानी पहली चीज क्या होगी, MUM यानी कि जो भी उपयोग, यानी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, यानी जो पैसा खर्च कर रहा है उस वस्तु पर उसकी उपयोगिता कितनी है, ये चीज डिपेंड करती है। और प्लस में क्या डिपेंड करता है, उसका प्राइस। ठीक है, तो ये चीज यानी जो भी वो पैसा खर्च करेगा, ठीक है ना, उसका उसकी जो वैल्यू है उसकी संतुष्टि के बराबर है, तभी वो क्या करेगा, उस वस्तु पर खर्च करेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, MUX किसके बराबर होना चाहिए, PX के बराबर। ठीक है, तो एक ही वस्तु के संबंध में उपभोक्ता संतुलन कैसे मिलेगा, तो ये देखिए हमने देख लिया, इकाई एक यूज कर रहा है, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वस्तु को यूज कर रहा है कितनी बार, 6 बार। वस्तु का प्राइस क्या है, 10 है। ठीक है, प्राइस फिक्स है उसका। अब समझेंगे कि जब वो अतिरिक्त इकाई का यूज करता है तो क्या परिवर्तन आता है। तो हमने देखा था भाई, जो हमारा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि भाई अतिरिक्त इकाई पे क्या होता है, सीमांत उपयोगिता कम होती है। ठीक है, तो पहली यूनिट पे उसे 20 की उपयोगिता मिली है सीमांत उपयोगिता, दूसरे में इसको क्या मिली है, 16, तीसरे में उसको 10 मिली है, फिर 4 मिली है, फिर 0, फिर ये इंटरेस्ट उसका खत्म हो गया। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं। देखिए, जब वो एक इकाई यूज कर रहा था 10 रुपए में, तो उसका जो मार्जिन यूटिलिटी थी वो प्राइस से क्या थी, ज्यादा थी, इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा भाई, उसका यूज करता रहेगा। ठीक है ना, खपत बढ़ाएगा, ठीक है, मेरे लिए भी वैल्यूबल है, क्योंकि भाई मेरी सीमांत उपयोगिता क्या है, अभी भी मेरे मूल्य से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी है, जो उसकी सीमांत उपयोगिता है, वो प्राइस से अगर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, उस वस्तु को इस्तेमाल करेगा, उसे पसंद आ रही है भी वो चीज उस प्राइस में। दूसरी स्टेज में देखते हैं कि भाई अभी भी क्या है, देख रहे हैं प्राइस जो है वो क्या है, कम है, किससे, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है उससे। ठीक है, यानी अभी उसे और ज्यादा उस प्राइस में वो चीज अभी भी क्या कर रही है, उसे अच्छी लग रही है, तो उस प्राइस में अगर वो चीज अभी भी उसे अच्छी लग रही है तो वो क्या करेगा, खर्च करेगा।
तीसरी स्टेज में हम देखते हैं कि भाई जो उसका प्राइस है उसकी जो सीमांत उपयोगिता है उसके बराबर हो जाती है, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या है भाई, उसे लग रहा है वैल्यूबल है कि जितना मैं पैसा खर्च कर रहा हूं उतनी मुझे संतुष्टि मिल रही है, फिर भी मैं क्या करूंगा, इस वस्तु का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेज होगी वो उसकी जो होगी उपभोक्ता संतुलन की अंतिम स्टेज होगी। इसके बाद अगर वो एक और अतिरिक्त इकाई लेता है इस प्राइस में, तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं, अब जो वो चीज यूज कर रहा है उसकी सीमांत उपयोगिता जो है वो कम हो जाती है, प्राइस ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा भाई, यूज नहीं करेगा। इस स्टेज में भी वही होगा, यहाँ पे भी यूज नहीं करेगा, यहाँ पर भी वो यूज नहीं करेगा, ठीक है। यानी इस समय क्या है, जो उसकी सीमांत उपयोगिता है यहाँ पर क्या हो गई है, वो कम हो गई है। तो इसलिए उपभोक्ता जो है वो इस चीज को देखेगा, तो यहाँ पर क्या थी, ज्यादा थी तो उसने इस्तेमाल किया, यहाँ पे कम हो गई तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा। ये जो होगा एग्जैक्ट, यानी ये जो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर को चाहिए कि भाई वो यहाँ पर अगर उस वस्तु का इस प्राइस में और यहाँ पर, यानी कि जो तीसरी इकाई अगर वो अच्छे से यूज कर पा रहा है, 10 रुपए में 10 मार्जिन यूटिलिटी से मिल रही है, तो ये उसके लिए इनफ है और यही उसका उपभोक्ता का संतुलन है। तो उसे क्या करना चाहिए, इस वाली स्टेज तक ही पैसे को खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो यही क्या होगा, एक उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा, यानी जहां पर मूल्य किसके बराबर हो जाए, सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए एक वस्तु में, तो वही क्या होता है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है या उपभोक्ता संतुलन होता है, ठीक है। तो ये हो गया वन कॉमोडिटी में, ठीक है। चलिए, तो इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, ये ठीक है ना, ये क्वांटिटी है उसकी, ठीक है, और ये उसका प्राइस है, तो ये क्वांटिटी और ये प्राइस है, यानी कि वो क्या करेगा, तीन, ठीक है ना, ये वाली जो, ठीक है ना, यानी थर्ड जो उसकी इकाई है, यानी 3 इकाइयां ही जो है वो उसकी क्या करेगा, यूज करेगा इस प्राइस के अंदर, ये होगा उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या याद रखना है भाई, एम यू एक्स जब बराबर किसके हो जाए, पी एक्स के बराबर, तो एक वस्तु में वो जो होता है उपभोक्ता संतुलन होता है किसी भी एक कंज्यूमर का या किसी भी एक व्यक्ति का, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अगला है दो वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता संतुलन क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बस एक अतिरिक्त और जो है वस्तु जुड़ जाएगी। तो जब उपभोक्ता दो वस्तुओं पर अपनी आय खर्च करता है तो संतुलन की स्थिति पाने के लिए दो जरूरी शर्तें होती हैं, ठीक है। क्या, पहला, संतुलन की मुख्य स्थिति, यानी दो वस्तुओं के लिए सीमांत उपयोगिता और मूल्य का अनुपात, ठीक है ना, यानी जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है अपॉन में जो प्राइस है वो बराबर होना चाहिए, यानी जो भी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है अगर हम उसको प्राइस से डिवाइड करें तो दोनों वस्तुओं की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी देख सकते हैं एम यू एक्स, ठीक है ना, जो मार्जिनलिटी एक्स की है उसके जो प्राइस उसको डिवाइड कर दो, मार्जिनलिटी जो वाई की है उसके प्राइस वाई से माइनस कर दो, तो वो किसके बराबर हो जाए, जो भी एम यू एम, यानी जो भी उसकी जो सीमांत उपयोगिता है, ठीक है ना, जो भी उसकी सीमांत उपयोगिता है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है यहाँ पर, तो ये भी याद रखना है क्योंकि दो कमोडिटी है। तो जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिकतम इकाई का उपयोग करता है, मिलने वाली जो संतुष्टि एमयू जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती है। तो क्योंकि दो कमोडिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीमांत ह्रासमान जो हमारी उपयोगिता है उसका नियम जो है वो लागू होगा, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए हमें यूनिट दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है। अब यहाँ पर देखो एमयू दे रखा है हमें, ठीक है, एमयू है, डायरेक्ट एमयू दिया हुआ है, तो दो एमयू है, एक एमयू है हमारा एक्स का, ठीक है, और एक एमयू है हमारा वाई का। तो अब इसमें देखते हैं कि कंज्यूमर को कहाँ संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। तो हमने देखा था कि भाई जब क्या होता है, जो उसका प्राइस होता है, ठीक है, और जो उसकी मार्जिन यूटिलिटी होती है, अगर वो दोनों बराबर हो जाती है तो वो स्टेज जो होती है उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि देती है। तो मान लीजिए अगर इस कमोडिटी का प्राइस जो हम 2 रुपए रख देते हैं और इसका 4 रुपए रख देते हैं, ठीक है, तो टोटल सबका जो है 2 रुपए ही है, ठीक है, 2 रुपए प्राइस है इनका सबका, ठीक है, ये प्राइस हो गया, और इसका प्राइस जो हमने मान लिया 4 रुपए हो गया, ठीक है, दूसरी कमोडिटी का, तो ये 4 रुपए प्राइस है। अब हम क्या समझते हैं कि भाई देखिए, अब पहली यूनिट अगर यूज कर रहा है वो, ठीक है, पहली यूनिट यूज कौन कर रहा है, कंज्यूमर, तो उसको 26 जो है यूटिल का मजा आया 2 रुपए में। वहीं जो बी कॉमोडिटी यूज कर रहा है, यानी वाई कॉमोडिटी यूज कर रहा है, तो उसको कितने का मजा आ रहा है, 22 का आ रहा है, ठीक है। वहीं जब वो तीसरी, ठीक है, तीसरी यूनिट खर्च कर रहा है तो उसे कितना मजा आ रहा है, सॉरी दूसरी कर रहा है तो 20 का आ रहा है, इसमें 18 का आ रहा है। जब वो तीसरी खर्च कर रहा है उसे 16 का आ रहा है, और जब यहाँ पे खर्च कर रहा है तो उसे 15 का आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये चीज देखिए, यहाँ पर देखिए 15 है, ठीक है, एम यू एम तो हमारा, और यहाँ पर क्या है, अगर देखें तो यहाँ पर हमारा 15 है, ठीक है। तो हमने जब पहली वस्तु देखी थी तो पहली वस्तु में हमने देखा था तो हमारा एम, जो हमारा एम यू था, एम यू एक्स बराबर हो जाता था किसके, पी एक्स के। तो ये क्या होता था, हमारा एक वस्तु में संतुलन का बिंदु होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, दो कमोडिटी है तो इसमें भी हमारा क्या होगा, जब हमारा एम यू जो है वाई बराबर हो जाएगा किसके, प्राइस के, ठीक है, बराबर हो जाएगा, तो ये दो कमोडिटी हो गई। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो
ठीक है। तो MUM जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए, तो MU हमने देखा था, MUX हो गया हमारा बराबर MU जो उसका प्राइस था वो Y हो गया, और MU जो हो गया वो हमारा M हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 2 रुपए में, ठीक है, दो कॉमोडिटी है यहाँ पर, हमें याद रखना है। ठीक है, अलग अलग कॉमोडिटी है, प्राइस अलग अलग है, तो एक व्यक्ति को अपनी इनकम के अंदर क्या करना है, दो वस्तुओं से सेटिस्फेक्शन लेना है। तो अब वो क्या देखेगा भाई कि इस 2 रुपए के प्राइस में ये जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो 15 बराबर है। ठीक है, पहली कम्युनिटी। ऐसे जब वो 4 रुपए खर्च कर रहा है तो ये वाला जो 15 है उसके बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हैं हम कि भाई जब देखिए, जब हमारे पास क्या होता है, दो कॉमोडिटी होती हैं, ठीक है, यानी दो हमारे पास वस्तु हैं, और दोनों वस्तुओं में हमारा MUM जो है वो क्या है, बराबर हो रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो स्टेज है यानी 15 एक वस्तु के लिए, ये जो है MUM यानी ये जो संतुष्टि देगा, 15 जो है वो संतुष्टि का लेवल है। तो एक कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा कि जब उसका MUM जो हो उसके प्राइस के बराबर हो जाए दोनों कॉमोडिटी के। तो देखिए इस प्राइस में ये वाली स्टेज जो है वो MUX के बराबर है। ठीक है, यानी अगर कहें तो 2 रुपए में ये वाला जो यूनिट है, यानी जब वो 4 इकाई यूज करता है उसे 15 यूटिल्स का मिलता है, तो ये उसके लिए पहली कॉमोडिटी का सेटिस्फेक्शन लेवल है। वहीं जब वो दूसरी कॉमोडिटी को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तीसरा जो लेवल है उसका, ठीक है, वो उसे 15 यूटिल दे रहा है, तो ये उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब दो वस्तुओं का इस्तेमाल करता है तो जब उसका MUM बराबर हो जाता है जिस स्टेज पर, वो जो होता है क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमारा MUX और MUY किसके बराबर हो जाए, MUM के बराबर हो जाए, तो वो हमारा क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, यानी वो हमारा संतुलन बिंदु होता है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये जो 15 है वो एक व्यक्ति का संतुलन बिंदु है, यानी वो क्या करेगा भाई, जो 2 रुपए का सामान है, ठीक है, वो उसकी कितनी कॉमोडिटी लेगा, वो 4 कॉमोडिटी लेगा। ठीक है, वहीं जो उसका 4 रुपए का सामान है वो उसकी कितनी कितना लेगा, कितनी यूनिट लेगा, वो उसकी 3 यूनिट लेगा। ठीक है, तो इनको प्लस कर दो, तो यही जो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आइए अब उपयोगिता को समझने के लिए जो दूसरी अप्रोच है, क्रमवाचक उपयोगिता, उसको समझते हैं। इसको हमने पहले भी देखा था। इसमें क्या होता है कि जो उपयोगिता होती है उसको क्रम दिया जाता है, ठीक है ना, रैंक में बताया जाता है। जो पुराने अर्थशास्त्री वह यह मानते थे कि संतुष्टि को संख्याओं में मापा जा सकता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि उपभोक्ता केवल यह बता सकता है कि उसे कौन सा विकल्प ज्यादा पसंद है, लेकिन वह कितनी संतुष्टि मिल रही है यह नहीं बता सकता। यानी जो पुराने अर्थशास्त्री थे, मार्शल थे, उन्होंने ये कहा कि भाई हम किसी की भी वस्तु की उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, नंबर में बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर में हम कैसे बताएंगे भाई, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु ज्यादा पसंद आती है, किसी को कम आती है, तो वो उसको रैंक देगा, तो हम कैसे उसकी उपयोगिता तय कर सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था एक। ठीक है, तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री इसीलिए कहते हैं कि भाई हम जो उपभोक्ता होता है उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसे कोई चीज कितनी ज्यादा पसंद आई या कम पसंद आई, बल्कि हम ये देख सकते हैं कि जब उसे ज्यादा विकल्प मिलते हैं तो वो किस विकल्प को ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम उसकी संतुष्टि को विकल्पों में देख सकते हैं, ना कि हम उसे किसी नंबर के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्रमवाचक जो उपयोगिता है वो उपभोक्ता वस्तुओं के समूहों को पसंद के क्रम में रखता है। तो इसलिए क्या किया जाता है भाई, इस अप्रोच के अंदर जो भी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं उनकी जो भी समूह है उसके आधार पर पसंद नापसंद तय की जाती है, और ये ज्यादा वास्तविक और उन्नत भी मानी जाती है। ठीक है, तो ये ज्यादा वास्तविक लगती है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता से भाई पूछा जाता है कि आपको कौन सी चीज पसंद है कौन सी नहीं है, तो वो एक रैंक के आधार पर बता सकता है ये कम पसंद है ये ज्यादा पसंद है। तो इसी आधार पर हम उस वस्तु की उपयोगिता तय कर देते हैं, भाई ये वस्तु जो ज्यादा लोगों को पसंद है तो इसकी उपयोगिता जो है वो ज्यादा है। तो उपयोगिता को जानने के लिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, अधिमान, तटस्थता या इंडिफरेंस कर्व यानी वक्र, इसके आधार पर तय करते हैं कि किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व या इसे तटस्थता वक्र कहते हैं, उसके आधार पर तय किया जाता है। तो ये होता क्या है, तो अधिमान वक्र कह लो इसको, तटस्थता वक्र कह लो या इंडिफरेंस कर्व कह लो, सबके नाम सेम ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न मात्राओं से बने ऐसे संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसमें क्या होता है भाई, इस वक्र के अंदर दो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, और जो वस्तुएं होती हैं उनका एक बंडल बनाया जाता है। ठीक है, एक ग्रुप बनाया जाता है, एक संयोजन बनाया जाता है, जिससे एक व्यक्ति की संतुष्टि को क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो ये ग्राफ पर होता है, पूरा का पूरा ग्राफ पे दिखाया जाता है, जहां दो वस्तु ऐसे कई जोड़े जिनमें
कोई भी जोड़ा उपभोक्ता को एक जैसा संतोष देता है, यानी उपभोक्ता ए बी या सी कोई भी विकल्प मिले उसकी संतुष्टि एक सी रहेगी। ठीक है, तो तटस्थता वक्र कह लो या इंडिफरेंस कर्व कह लो, इसके अंदर क्या होता है कि एक ही जो वस्तु होती है, मान लीजिए ए और बी वस्तु है, ठीक है, इसके बहुत सारे संयोजन बनाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु है, एक वस्तु को उस वस्तु को मनुष्य जो है वो भाई ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है तो इसकी ज्यादा क्वांटिटी लेगा, इसको कम थोड़ी कम प्रेफरेंस दे रहा है तो इसको ज्यादा क्वांटिटी देगा। तो उसकी जो आय है, उस आय के अंदर ये दो वस्तुओं का क्या कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी कितनी मात्रा में वो ए वस्तु ले, कितनी मात्रा में वो बी वस्तु ले, वही क्या होता है, अधिमान वक्र होता है। ठीक है ना, उसे जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो उसे जो है हम अधिमान वक्र कहते हैं या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं और वो सारे कॉम्बिनेशन जो है एक व्यक्ति को संतुष्टि देते हैं। अब ये देखना होता है व्यक्ति जो है वो कौन सा जो है वो लेवल, संतुष्टि का लेवल चुनता है। तो इसमें ए और बी सी, ए बी या सी कोई भी हो सकता है, विकल्प हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम एक ऑप्शन देखते हैं, जैसे हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, किसके लिए, एक भोजन के लिए, क्लोथ के लिए। तो ये या तो आपको भोजन पसंद करना है या तो आपको क्लोथ पसंद करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे आप भाई कि देखिए आपके पास जो भी संसाधन, उस संसाधन में आप क्या कर सकते हैं, एक जो यूनिट है भोजन ले सकते हैं और 12 यूनिट जो है आप क्लोथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन 2 फूड का यूनिट है और 6 जो है क्लोथ का यूनिट है। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बना दिए गए हैं। देखिए इन चारों कॉम्बिनेशन में जो है आपको संतुष्टि मिलेगी, लेकिन अब आपको पसंद करना है कि इन चारों कॉम्बिनेशन में आपको क्या ज्यादा पसंद है। ठीक है, आप ए वाला कॉम्बिनेशन पसंद करेंगे, बी वाला करेंगे, सी करेंगे या डी करेंगे। तो इसे ही क्या कहा जाता है, अधीनस्थ तटस्थता वक्र या फिर इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए कि हमारे पास क्या है, 4, 1 2 3 और ये 4 आपके पास जो है कॉम्बिनेशन है, ये आपको क्या दे रहे हैं, बराबर संतुष्टि दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको कॉम्बिनेशन चुनना है कि आपको इन चारों में से कौन सा पसंद है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये आपके इंडिफरेंस कर्व हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व। एकदिष्ट अधिमान, तो जब भी हम कोई भी व्यक्ति जो होता है, कभी भी कोई भी वस्तु लेता है, 2 वस्तु लेता है, उसका जो संयोजन लेता है, तो उसमें हमेशा ये कोशिश रहती है उसकी कि भाई उसे कौन सी जो जो वस्तुएं वो ले रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मिले और ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि दे। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, एकदिष्ट अधिमान। यानी उसके पास जो सीमित संसाधन होते हैं, उस सीमित संसाधन में जो जो भी वो वस्तु का कॉम्बिनेशन बनाता है, वो हमेशा ये चीज याद रखता है कि भाई उसे ज्यादा से ज्यादा सामान मिले और ज्यादा से ज्यादा उसकी संतुष्टि हो। तो जब एक उपभोक्ता अधिक मात्रा में वस्तु मिलने पर उसे ज्यादा पसंद करता है क्योंकि उससे उसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, तो उसे ही एकदिष्ट अधिमान कहते हैं। ठीक है, यानी एक व्यक्ति जितनी ज्यादा अधिक वस्तु प्राप्त करता है उसे उतनी ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो इसका मतलब ज्यादा चीजें हमेशा बेहतर मानी जाती हैं अगर कीमत और दूसरी बातें समान हो। ठीक है, अगर कीमत और दूसरी बातें अगर समान है तो उसे जितनी ज्यादा वस्तु मिलेगी वो उतना ज्यादा क्या होगा, संतुष्ट होगा। यानी उपभोक्ता हमेशा उस बंडल को पसंद करेगा जिसमें एक या दोनों वस्तुएं अधिक हो और कोई भी वस्तु कम ना हो। तो वो ज्यादा ज्यादा ऐसी कोशिश करेगा ना भाई, दोनों वस्तुएं से ज्यादा पसंद आ रही हैं तो उसे ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन देखेगा भाई कि उसे दोनों वस्तुएं पसंद है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसे मिल सके। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 बंडल हैं, एक बंडल 10 एप्पल और 10 बनाना का है, दूसरा 7 एप्पल और 7 बनाना है। ठीक है, तो अब के बाद भाई 2 बंडल है तो उसे ज्यादा संतुष्टि इसी वाले में मिलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे उसे 10 एप्पल और 10 बनाना मिल रहे हैं, तो वो इसी को ही क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा। तो यही क्या होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, एकदिष्ट अधिमान। यानी बंडल एक दोनों वस्तुएं ज्यादा हैं तो उपभोक्ता बंडल ए को चुनेगा। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों की मात्रा अधिक है, संतुष्टि भी अधिक होगी। तो ए से जो है ए की जो मात्रा है वो बी से ज्यादा है तो संतुष्टि भी क्या होगी, उसकी अधिक होगी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, मोनोटोनिक परफॉर्मेंस। यानी एक भोक्ता हमेशा इस फिराक में रहता है कि भाई कि उसे ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं मिले कॉम्बिनेशन में और वो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, अब समझते हैं अंधिमान मानचित्र क्या होता है। तो अंधिमान मानचित्र किसे कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सारे, ये 3 तरह के डिफरेंस कर्व हैं, तो बहुत सारे डिफरेंस कर्व बन सकते हैं। तो अधिमान मानचित्र ग्राफ पर बने कई अधिमान वक्र को समूह होता है। हर वक्र उपभोक्ता के लिए समान संतुष्टि वाले वस्तु जोड़ों को दर्शाता है। तो ये जितने भी वक्र है क्या दिखा रहे हैं, ये भाई कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं ए और बी गुड का। ठीक है ना, तो ए और बी गुड का जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो आप अगर देखेंगे तो जितना ऊपर कर्व होगा, यानी जितना ऊपर कर्व होगा वो क्या होगा, ज्यादा संतुष्टि देगा, क्योंकि इसमें समानों की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए इसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, और इसकी भी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और इस वाले में क्या होगी, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। वैसे अगर यहाँ आते हैं तो इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, जितना ऊपर कर्व होगा उतनी ज्यादा क्या होती है, संतुष्टि मिलती है। तो इसलिए हमेशा जो उपभोक्ता होता है वो हमेशा ये देखता है भाई कौन सा कर्व उसे ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, तो वो हमेशा क्या करेगा, उसे ही चूज करता है।
यानी हर अधिमान वक्र एक अलग संतोष पर दिखाई देता है। जैसे हमने देख लिया 1 2 3 है, ठीक है। तो जो सबसे ऊंचा होगा, यानी अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ऊंचा कौन सा है, अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊंचा कर्व आपको दिखाई देगा। तो सबसे ऊंचा आपको ये 3 नंबर वाला दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। उपभोक्ता हमेशा ऊंचे अधिमान वक्र को पसंद करता है क्योंकि उसमें वस्तु की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर वस्तु की मात्रा आपको देखिए हर स्टेज पर वस्तु की मात्रा ज्यादा दिखाई दे रही है और बी का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, तो इसलिए वो हमेशा क्या करेगा, इसी को ही लेने का प्रयास करेगा। तो ये एकदिष्ट अधिमान की वजह से होता है, यानी ज्यादा वस्तुएं ज्यादा संतुष्ट। तो ऐसा क्यों करता है, तो हमने देखा था ना एकदिष्ट अधिमान, यानी इसको जहां पे ज्यादा वस्तुएं मिलेंगी उसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, तो उसी को लेने का प्रयास करता है। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर समझते हैं क्या होता है। जब उपभोक्ता एक वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ता है और बदले में दूसरी वस्तु की मात्रा लेता है, फिर भी उसका संतुष्टि का पहले जैसी ही बनी रहती है। यानी कि देखिए सीमांत प्रतिस्थापन का दर का मतलब यही है कि वस्तु भाई देखो उसकी संतुष्टि, यानी उसने अगर कोई कॉम्बिनेशन बनाया है तो उसकी संतुष्टि तो बिल्कुल सेम है, वो कोई सा भी फॉलो कर ले इंडिफरेंस कर्व पे, यानी तटस्थ वक्र पे जितने भी बिंदु है उसको सब बराबर का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो सोचता है भाई ये वाली वस्तु ज्यादा अच्छी है तो उसको ले लेता हूँ और इस वाले को कम कर देता हूँ। तो इसी में यानी जब वो वाई वस्तु जो होता है उसकी हानि करके और एक्स वस्तु को ज्यादा लेने की कोशिश करता है, तो उसके बीच में जो परिवर्तन आता है, यानी ठीक है ना, उसके बीच का जो अनुपात होता है उसे ही क्या कहा जाता है, एमआरएस कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे तो पी क्यू आर एस टी ये कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन में देखिए एप्पल और बनाना है, तो ठीक है ये कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो जब देखिए जब वो कॉम्बिनेशन क्यू लेगा तो इसके अंदर क्या होगा, आप देखेंगे कि उसको क्या करना पड़ेगा भाई, एप्पल की जो क्वांटिटी जब वो बढ़ाएगा तो उसे बनाना की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसका क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन है उसका जो रेशो है वो बदलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हर एक कॉम्बिनेशन में रेशो जो है आपको बदलता हुआ दिखाई देगा, यानी जैसे जैसे वो एप्पल बढ़ाता जाएगा बनाना जो है वो कम होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, एमआरएस कहा जाता है। ठीक है ना, यानी जब एक वस्तु को लेने के लिए वो दूसरी वस्तु का सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, उसका त्याग करता है, तो उसमें जो कमी आती है उसे ही क्या कहा जाता है, एमआरएस कहा जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, एक वस्तु अगर वो क्या कर रहा है, कम करता है तो दूसरी वस्तु क्या करनी पड़ती है, उसे ज्यादा मिल जाती है। यहाँ देख रहे हैं आप एप्पल और बनाना था यहाँ पर, और यहाँ पर उसने क्या किया भाई, बनाना का सेक्रीफाइस किया यानी त्याग किया, तो उसे क्या हुआ, एप्पल जो है वो ज्यादा मिले। देख रहे हैं आप इस वाले कॉम्बिनेशन में भी एप्पल ज्यादा मिल रहे हैं और बनाना कम हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए और एप्पल ज्यादा है बनाना कम, यहाँ पे देखिए और। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, एमआरएस, यानी जब वो एक वस्तु की हानि करके दूसरे वस्तु का लाभ लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, एमआरएस कहा जाता है। ठीक है, अधिमान वक्र विश्लेषण की मुख्य मान्यताएं क्या है, तो देखिए कुछ मान्यताएं होती हैं अधिमान वक्र की, ये याद रखनी है आपको। संयोजन में होगा हमेशा, ठीक है ना, संयोजन में पसंद किया जाएगा, यानी उपभोक्ता हमेशा दो वस्तुओं के संयोजन को ही चुनता है, तो इसलिए संयोजन का होना जरूरी है। जैसे सेब और केला हमने देखा था, सेम। ज्यादा मात्रा जो होती है वो क्या करती है, ज्यादा संतुष्टि देती है, तो भाई जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतनी ज्यादा संतुष्टि मिलेगी, ये याद रखना चाहिए इसके अंदर। तो उपभोक्ता को वस्तुओं की अधिक मात्रा और अधिक पसंद आती है। तीसरा हमें याद रखना है ये हमेशा क्रमवाचक उपयोगिता होगी, यानी उपभोक्ता जो बता सकता है कि कौन सा बंडल ज्यादा पसंद है, अगर वो उपयोगिता जो होगी क्रमवाचक होगी तो क्रम में होगा तभी वो ज्यादा बता पाएगा भाई कि कौन सा जो उसे ज्यादा पसंद है कौन सा कम पसंद है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर होना चाहिए, यानी एक वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उपभोक्ता धीरे धीरे दूसरी मात्रा कम करना, ठीक है ना, ये चीज होनी चाहिए इसके अंदर। तीसरा जो बुद्धिमान उपभोक्ता होना चाहिए, उपभोक्ता हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए, उसे ये समझ होनी चाहिए कि भाई उसे क्या कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है, तो वह संतोष को अधिकतम करने की कोशिश करे, ऐसा उपभोक्ता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है अधिमान वक्र की मुख्य विशेषताएं। तो जो हमारा अधिमान वक्र है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है ये समझते हैं। देखिए ऋणात्मक ढलान होता है, तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा घटानी पड़ती है ताकि संतुष्टि का स्तर बराबर रहे। तो हमने देखा भाई यही है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये कॉम्बिनेशन है और हमें इस वाले कॉम्बिनेशन में आना है तो इसका मतलब क्या भाई, ये घटाना पड़ेगा और ये बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आप देख रहे हैं, तो ये किस तरह होता है, इस तरह से इसकी शेप बनती है। तो मूल बिंदु की ओर उत्तल होगा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, यानी क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर है, क्योंकि घट रहा है तो इसका मतलब जो आपका कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, यानी उत्तल बनता है। ठीक है ना, तो ऐसा बनता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर एमआरएस काम कर रहा होता है, क्योंकि घट रहा होता है, जब एमआरएस घटता है तो वो कॉनकेव बनाता है। वक्र ना तो एक दूसरे को काटते हैं और ना ही स्पर्श करते हैं, हर वक्र एक अलग संतुष्टि स्तर दिखाता है, इसलिए दो वक्र एक बिंदु पर भी नहीं हो सकते। तो देखिए इसके अंदर एक चीज और आपको अच्छे से समझनी है, ये कभी भी जो है एक्स एक्सिस पे, यानी जो कर्व है हमारा वो ना कभी एक्स एक्सिस पे
टच करेगा ना वाई एक्सिस पे टच करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात कर रही है, दो वस्तु की बात चल रही है, तो इसलिए एक्स और वाई की बात है, तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे नहीं, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन में एक्स और वाई दोनों वस्तु का कुछ ना कुछ पार्ट होना चाहिए, तभी कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसलिए कभी एक दूसरे से क्या होंगे, वो टकराते नहीं है, ना वो वाई एक्सिस पे टच करेगा और ना ही यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, कभी भी जो है एक जो कर्व होता है, यानी जो एक इंडिफरेंस कर्व है दूसरा कभी भी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, ठीक है। ये कभी नहीं काट सकते, क्योंकि एक बराबर संतुष्टि कभी होगी नहीं इसके अंदर, तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, ठीक है। फिर वो इंडिफरेंस कर्व ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उनमें एक बिंदु अगर मिल जाता है तो इनके बीच डिफरेंस ही नहीं रह गया। और इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग स्तर को दिखाते हैं, तो इसलिए कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद यानी काटते भी नहीं है। ऊंचा अधिमान वक्र अधिक संतुष्टि देता है, यानी वक्र ऊंचा पर मौजूद प्रत्येक संयोजन निम्न वक्र से बेहतर होता है। कम से कम एक वस्तु अधिक होती है, दूसरी कम नहीं होती, ठीक है। तो हमने देखा भाई कि जैसे जैसे क्या होगा, जितना वक्र ऊपर होगा उसका मतलब क्या है कि भाई उसका जो है स्तर उतना ऊंचा होता जाता है, तो इसलिए जितना ज्यादा संतुष्टि, जितना ज्यादा ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतनी ज्यादा संतुष्टि देगा, ठीक है। बजट सेट, बजट रेखा समझते हैं क्या होता है। तो जब भी हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो वस्तुओं का, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बजट सेट होता है और एक बजट रेखा होता है, ठीक है। इनका डिफरेंस समझना जरूरी है। तो देखिए, यह उपभोक्ता के समस्त संयोजनों या बंडलों का सेट है, वह अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। तो भाई उपभोक्ता के पास जितनी आय है, उस आय में वो दो वस्तुओं का जो कॉम्बिनेशन बनाता है उसे ही क्या कहा जाता है, बजट सेट कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो मनी है, ठीक है, और उसके बाद पी एक्स जो वस्तु का मूल्य है, ठीक है, और फिर क्यू एक्स जो वस्तु की मात्रा है, ठीक है। तो ये वस्तु की क्या होगी, क्वांटिटी हो गई। सेम ऐसे ही ये जो हो गया वस्तु का जो है वाई वस्तु है उसका मूल्य हो गया, और ये वाई वस्तु की क्वांटिटी हो गई, और एम जो हो गया वो हमारी क्या होती है, उपभोक्ता की आय, कुल आय होती है, ठीक है। तो इसमें आप निशान देखेंगे, दो निशान दिखेंगे, ठीक है ना, एक ये। तो इसमें क्या है, ये दिखा रहा है कि जो हमारे पैसा है, यानी जो हमारी मनी है, जो हमारी आय है, वो हमेशा किसके बराबर होगी, इन कॉम्बिनेशन के बराबर होगी, यानी जो हमने संयोजन बनाया है इन दोनों का उसके बराबर होगी या उससे कम होगी, ठीक है। यानी जो हमारी इनकम होगी, जो हमारा कॉम्बिनेशन बना है, जो हमारा बजट सेट बना है, या तो उसके बराबर होगी या तो उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बजट रेखा। वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके वस्तुओं को दी गई कीमत पर खरीद सकता है। और बजट रेखा क्या होती है कि भाई जितनी उसकी इनकम है, ठीक है, उस इनकम में वो क्या करेगा, जो भी दो प्रोडक्ट हैं उनका कॉम्बिनेशन उनके प्राइस के अकॉर्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, बजट रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो इसको देख सकते हैं, ग्राफ पे समझ सकते हैं आप। देखिए ये जो है आप देख रहे हैं बजट, ये बजट रेखा है, तो ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है। तो जितनी उसकी इनकम होती है उस इनकम के हिसाब से वो एक बजट लाइन बनती है, यानी उसने क्या किया भाई, जितनी उसकी आय है उस आय के हिसाब से उसने क्या किया है, कॉम्बिनेशन बनाया है, तो उसे बजट रेखा कहा जाता है। वहीं अगर ये देखेंगे, ये क्या होता है, बजट सेट, तो वो क्या करता है भाई, कई बार उसको लगता है कि भाई वो अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करना चाहता, तो वो इस तरह से सेट बनाएगा कि भाई उसका पूरा पैसा, जो उसका पैसा है वो पूरा ना लग के कुछ पैसा बच भी जाए, तो उसे क्या जाता है, बजट सेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझ, इस फॉर्मूले को हम देख भी लेते हैं एक बार एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए आय आपकी 20 रुपए है, एप्पल की कीमत 4 रुपए है और बनाना की कीमत 2 रुपए है, ठीक है। तो आप इसमें कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे भाई, ये रहे 1 2 3 4 5 6, 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप। इसमें क्या करेंगे भाई, 4 रुपए का अगर आपका एप्पल है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 क्वांटिटी ले लेंगे इसके अंदर, और फिर क्या करेंगे, आपको ये मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो गया, तो इसका मतलब आपने क्या किया भाई, 20 के 20 रुपए खर्च कर दिए, तो ये एक कॉमोडिटी वाला हो गया। लेकिन आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आपको पूरा पैसा खर्च करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कॉम्बिनेशन तो संग से बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कॉम्बिनेशन आप देखिए, आप क्या करेंगे, 4 रुपए का जो एक एप्पल है तो आप 4 क्वांटिटी लेंगे, 2 रुपए का जो आपका बनाना है आप 2 क्वांटिटी लेंगे इनकम, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि आपने जो भी ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्राइस है, ये जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, एप्पल की, और ये बनाना की जो प्राइस और क्वांटिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, इनकम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर ये पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, वो बजट रेखा पर आ जाएगा, और कम कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा, बजट सेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बजट रेखा में खिसकाव, अब देखते हैं भाई बजट रेखा जो होती है उसमें क्या खिसकाव आ सकता है, क्या कोई ऐसे कारण है जिनसे क्या होता है कि जितनी हमारी इनकम है उस इनकम
से ज़्यादा भी हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो देखिए, जब बजट रेखा अपने मूल स्थान से ऊपर या नीचे की ओर खिसकती है तो उसे बजट रेखा में खिसकाव कहा जाता है। तो बजट रेखा कब खिसकेगी कि जब भाई जो बजट रेखा बनाई गई है, यानी जो भी हमारी बजट रेखा है, ठीक है ना, एक बजट रेखा है, या तो ये इधर खसके या इधर खसके, तो इसे क्या कहा जाता है, खिसकाव कहा जाता है। तो खिसकाव के कारण क्या हो सकते हैं, तो आय में परिवर्तन से खिसकाव हो सकता है, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा जो है बाहर की ओर खिसकती है, यदि आय घटती है तो बजट रेखा भीतर की ओर खरीदती है। ठीक है, मान लीजिए बजट रेखा भाई जितनी उसकी इनकम थी उस इनकम में उसने ये बजट बना रखा था, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, ज्यादा खर्चा कर पाएगा ना, तो ज्यादा खर्चा करने से क्या होगा, जो उसका बजट होगा वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन वही इनकम कम हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, उसे भाई घटाना पड़ेगा, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसकी वजह से, आय में परिवर्तन की वजह से बजट रेखा ऊपर और नीचे दोनों की तरफ खिसक सकती है। दूसरा, वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन आ जाए, यानी वस्तु जो है उसके मूल्य में परिवर्तन आ जाए तो भी खसकेगी। मान लीजिए अगर भाई एक्स की जो हमारी ए है, जो हमारा वाई जो वाई एक्सिस पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, इसका जो प्राइस है वो सेम का सेम है, लेकिन एक्स एक्सिस पे जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कीमत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा सामान आएगा तो वो इस साइड खसकेगा। अगर उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो दो तरह होगी। ठीक है, अगर क्या हो गया, यदि किसी वस्तु की कीमत घटे, उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये वाला जो हमारा एक्स एक्सिस से, और वहीं अगर क्या होगा, उसकी घट जाएगी तो वो इस तरफ आ जाएगा। सेम यही क्या होगा, अगर क्या है कि भाई जो ये वाला है एक्स एक्सिस वाला जो प्रोडक्ट है वो सेम का सेम है, उसकी इनकम में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अगर वाई वाले में आ जाए, अगर क्या होगा, कीमत कम होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और कीमत अगर घटेगी तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। यदि कीमत बढ़े तो वह कम मात्रा खरीद पाएगा, बजट रेखा अंदर की ओर झुकेगी। तो सीधा है प्राइस, आय में परिवर्तन जो है वो पूरी बजट रेखा को खिसका सकता है, और वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन होता है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो हम देखते हैं बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बजट रेखा और बजट सेट के बीच में क्या अंतर है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, बजट रेखा उन सभी संभव बंडलों को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी पूरी आय कर के दिए गए मूल्यों पर खरीद सकता है। तो बजट रेखा क्या भाई, जितनी उसकी इनकम है उसने पूरी इनकम खर्च कर दी बजट बनाने में। ठीक है, तो उसका पूरा पैसा लग गया तो उसे क्या कहेंगे, बजट रेखा कहेंगे। तो वो क्या होगा, सीधा एक लाइन पे आएगा, यानी जितनी आय है उतना उसने बजट पे खर्चा करा है। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट वे सभी बंडल शामिल होते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के बराबर या उससे कम होती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि हो सकता है भाई कि वो जो बजट है पूरा पैसा खर्च कर ले तो वो इस लाइन पे भी आ सकता है, या पूरा पैसा खर्च ना करे तो वो कहाँ आ सकता है, इसके लाइन के नीचे भी आ सकता है। ठीक है, बजट रेखा के बंडल केवल बजट रेखा पर ही स्थित होते हैं, तो इसका जो होगा, जो सेट होंगे वो हमेशा इसी रेखा पर आएंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और वहीं जो बजट सेट के बंडल या तो बजट रेखा पर होंगे या नीचे भी हो सकते हैं, तो भाई ये ए बी सी भी हो सकते हैं या यहाँ पर डी ई भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो इस रेखा के नीचे भी आ सकते हैं। बजट रेखा को इस प्रकार दर्शाया जाता है, तो यहाँ पे जो भी उसकी इनकम है जो बजट सेट के बराबर हो जाती है, वहीं जब हम बजट सेट की बात करते हैं तो जो इसकी इनकम के बराबर भी हो सकती है जो भी इसने सेट बनाए हैं, या उससे कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, कम हो सकती है। तो ये इन दोनों में बेसिक अंतर है। उपभोक्ता संतुलन अधिमान वक्र विश्लेषण द्वारा, अब उपभोक्ता संतुलन समझते हैं कि भाई उपभोक्ता को संतुलन कब मिलता है इसके द्वारा। तो जब उपभोक्ता बजट रेखा या अधिमान वक्र को साथ में देखकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो वह संतुलन की स्थिति में होता है। तो भाई कैसे कह सकते हैं कि वो संतुलन में है, तो वो संतुलन में तब होगा जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, यानी जो आपका तटस्थता वक्र है, ठीक है, वो जो आपका बजट है उसके टकरा जाए, ठीक है ना, उसके बीच में आ जाए, तो वो क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन होता है। यानी आपने एक सेट बनाया, ये आपका सेट है, ठीक है, तो ये आपका जो है एक इंडिफरेंस कर्व है, तो इसमें आपके विभिन्न कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है, ये मान लीजिए ई है, तो ई वाला यानी ई वाला जो इंडिफरेंस कर्व है आपकी बजट रेखा से टकरा रहा है, तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपका उपभोक्ता संतुलन है। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है, जो आपका इंडिफरेंस कर्व, जो आपका बजट सेट जो है, जो बजट रेखा के स्पर्श कर जाए इंडिफरेंस कर्व के साथ, वो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है। ठीक है, संतुलन की शर्तें भी होती हैं, यानी सीमांत प्रतिस्थापन दर वस्तुओं के बाजार मूल्य अनुपात के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो जो एमआरएस है वो भाई बाजार मूल्य के अकॉर्डिंग ही जो है इसमें
कमी आनी चाहिए, ठीक है ना। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज एमआरई कहा जाता है, तो इसे एमआरई भी कहते हैं कि जो भाई विस्थापन हो रहा है यानी जो कमी आ रही है वो मार्केट रेट पर ही होनी चाहिए, ठीक है। एमआरएस धीरे धीरे घटता है, उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाई के लिए दूसरी वस्तु की इकाई कम मात्रा में त्यागने को तैयार होता है, ठीक है ना। तो एमआरएस भी जो होता है वो आपको पता ही है धीरे धीरे घटता है, तो वस्तु क्या होना चाहिए, एक को कम करने के लिए दूसरे को त्यागना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब समझते हैं गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता में अंतर, यानी जो हमने उपयोगिता को मापने के दो पैमाने देखे पूरे, अब उनको एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो देखिए, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, तो अर्थ की बात करें तो इसमें संतुष्टि को अंकों में मापा जाता है, ठीक है ना, यूटिल्स में। यहाँ पर संतोष को प्राथमिकता के आधार पर मापा जाता है, ठीक है। यहाँ पर पैमाना दिया गया है यूटिल्स, और यहाँ पर प्राथमिकता की, भाई कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, कम है, तो प्राथमिकता दी जाती है। उपयोगिता का मापन मानता है कि उपयोगिता को सटीक रूप से मापा जा सकता है, तो इनका मानना है कि भाई कि हमने बता दिया कि नंबर के आधार पर, तो ये बिल्कुल सटीक रूप में नाप रहा है, तो इनकी ये मान्यता है। मानता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल क्रमबद्ध किया जा सकता है, जबकि ये मानते हैं कि भाई कि उपयोगिता को कभी आप किसी पैमाने में माप ही नहीं सकते, क्योंकि दो व्यक्तियों की उपयोगिता अलग हो सकती है, इसलिए इसको मापा नहीं जा सकता। केवल क्या किया जा सकता है भाई, इसको रैंक दी जा सकती है, क्रमबद्ध किया जा सकता है। मुख्य विचार पूर्ण संतोष स्तर पर केंद्रित होता है, तो इसमें कहते हैं भाई ये पूर्ण संतोष देता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, वस्तुओं के बीच सापेक्ष प्राथमिकता पर केंद्रित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, पूरा संतोष को इसमें कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं भाई कि भाई सापेक्ष रूप में, रिलेटिव, यानी दर्शाया जाता है कि भाई कि दो लोगों के, दो चीजों के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन किया गया है और कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, कौन सी कम है। इसमें क्या होता है भाई, मात्रात्मक होती है, यानी मात्रा के आधार पर बताया जाता है। इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है, यानी गुणात्मक होता है, तो गुणात्मक यानी उससे गुण के आधार पर देखा जाता है, ठीक है। जैसे चॉकलेट खाने से 10 यूटिल संतोष प्राप्त हुआ, यानी ये मात्रात्मक हो गई। और वहीं जब हम बात करते हैं क्रमवाचक की, तो मुझे आइसक्रीम की तुलना में चॉकलेट ज्यादा पसंद है, पर इसका कोई निश्चित माप नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या होती है, गुणात्मक, यानी गुण के आधार पर कौन सी चीज ज्यादा पसंद है उसके आधार पर मापा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई कमेंट है तो जरूर करें।